हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्लेसिंग कॉमर्स ट्यूटोरियल। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यू ऑन अकाउंटिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज पार्ट 3। फर्स्ट टू सीरीज हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें हमने आपके साथ 30 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। आज की इस सीरीज में भी हम 15 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹210 crore ऑफ प्रॉफिट इन अ ईयर। The manager of the firm is entitled to commission of 5% of the net profit. The commission of the firm will be, A ऑप्शन दे रखी है 10 करोड़, देन है हमारे पास 10.5 करोड़, 10 लाख, 10.5 लाख। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट दे रखा है। ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पे कि हमें केस मेंशन नहीं कर रखा कि ये केस बिफोर चार्जिंग कमीशन है या फिर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। जब भी हम ऐसे मैनेजर की कमीशन को कैलकुलेट करते हैं तो क्वेश्चन हमें ये दो केसेस बताता है कि ये बिफोर का केस है या आफ्टर का। इस सम में साइलेंट है तो मैं इसको कंसीडर करने वाली हूं बिफोर। बिफोर के केस में कैलकुलेशन कैसे रहती है? प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। तो ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है जिसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करके अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमें दे रखा है उसके साथ हमने इसको क्या कर लेना है, फिल करके हम अपना सम जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपके पास नेट प्रॉफिट है 210 multiplied by 5 divided by 105, 100 plus 5। तो यहाँ पे हम अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास कैलकुलेट करके 10 आ जाता है। तो ऑलरेडी जो आपके पास 210 था वो करोड़ में था, तो 10 करोड़ हमारा क्या आ गया, आंसर रहेगा। डन। ये बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग जो केस रहता है ये +2 में आप लोगों ने कर रखा है। इसके ऊपर हमने डिटेल्ड वीडियो बना दी है, वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिकॉज हमें एमसीक्यू जब करना होगा तो हमें बिफोर एज वेल एज आफ्टर बोथ का ट्रीटमेंट जो है वो पता होना चाहिए, सो दैट अगर जैसा भी एमसीक्यू आए हम उसको अटेम्प्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The loss on sale of old furniture is debited to। अगर ओल्ड फर्नीचर हमने सेल कर दिया और लॉस होता है तो वो कहाँ डेबिट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फर्नीचर अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट में? इसका आंसर है ए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर कोई भी लॉस या फिर प्रॉफिट होता है ऑन सेल ऑफ एसेट तो वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डील होता है। लॉस के केस में डेबिट होता है और प्रॉफिट के केस में क्रेडिट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while making an adjustment entry in respect to interest on capital we credit interest on capital। पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो रहता है वो कंपनी के लिए, हमारी फर्म के लिए क्या वो एक्सपेंडिचर है या फिर आपके पास इनकम है। बिकॉज इसने क्रेडिट पूछा है तो अगर इनकम होगी तो इसी को क्रेडिट कर देंगे, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंडिचर रहता है फर्म के लिए।
तो यहाँ पे हमें क्रेडिट के बारे में पूछा गया है, तो उन्होंने ऑप्शन दे रखी है कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में हमारे पास एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है, टू हम करते हैं कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे ए जो है मेरा आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेट appearing in the book but having no value are known as। जो बुक्स में तो अपीयर होती हैं लेकिन उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है, उनको क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन है वेस्टिंग एसेट, इंटेंजिबल एसेट, करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट। तो जो इसका आंसर आपके पास आने वाला है वो रहेगा डी, फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट की एज सच कोई वैल्यू नहीं होती है। एग्जाम्पल कौन सी रहती हैं? लाइक डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, क्योंकि कई बारी आपको एमसीक्यू इस काइंड का भी हो सकता है कि ये इनमें से फिक्टिशियस एसेट कौन सी है। तो हम ट्राई करते हैं कि जितने भी एक एमसीक्यू में से मैं जितने भी आपके एमसीक्यू क्लियर कर सकूं, मैं उतना ट्राई करती हूँ अपनी तरफ से। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस, ये आपके पास क्या होती हैं? फिक्टिशियस एसेट होती हैं। ओवर द पीरियड हम इसको राइट ऑफ करते जाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब यहाँ नॉट को आप क्या कर लेंगे? अंडरलाइन कर लेंगे। अगर आप मेरी सीरीज देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि जब भी नोट वाला क्वेश्चन आता है तो हम पहले उसको अंडरलाइन कर लेते हैं, सो दैट हमारी प्रॉब्लम टिक करने में ना रहे। तो नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सोचना है रॉन्ग। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर, बिल्कुल जी, एक साल के लिए बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द डेट ऑफ प्रिपरेशन, क्या उसी दिन ही बनता है जिस दिन बनाना होता है? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं कहता कि आप ट्रेडिंग अकाउंट उसी दिन ही बनाएंगे, बिकॉज हमें बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी होती है, तो इट टेक्स टाइम। तो आपको नॉट करेक्ट पूछा गया था, तो बी आपके पास आंसर आ जाएगा। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो बाकी ऑप्शन भी एक बारी देख लीजिए कीजिए, सो दैट अगर कोई एमसीक्यू और टर्न होके आता है तो हमें कुछ उसके क्लूज मिल जाते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो बाकी तीन इंफॉर्मेशन रहेंगी वो ट्रू इंफॉर्मेशन रहेंगी, तो वो भी हमारे माइंड में होनी चाहिए, सो दैट अगर कोई और तरह का ट्विस्टिंग आती है तो हमें वो बात क्लियर होनी चाहिए। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ज्वाइंटली reveals the profitability of the business, बिल्कुल ठीक है जी। बैलेंस शीट shows the financial position of the firm on the particular date, ये भी बिल्कुल सही बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर ऑफ अ फर्म। बैड डेट्स रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है आपको, बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर दे रखे हैं 3500, बैड डेट रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस 1200 दे रखा है। द अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वुड बी, तो कितनी आपके पास जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट जाएगी। तो इसके लिए पहले मेरे को अकाउंट जो है, मैं हमेशा अकाउंट बना के फिर ही बिलीव करती हूँ, तो एक रफ सा हम अकाउंट बना लेते हैं। रिजर्व का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, ये देखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जो भी ओपनिंग बैलेंस जहां पे आप डालते हो क्लोजिंग बैलेंस उसकी ऑपोजिट पे डाल देते हैं। तो ब्रॉट डाउन हमें दे रखा था 2000, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 1200, और 3500 वो बता रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर हो गए हैं बैड डेट्स, तो ये हमने डाल दिए 3500। यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरे पास बैलेंसिंग क्या आ जाएगी? फिगर आ जाएगी। तो ये प्लस करके हमारे पास आ रहा है 4700, और बैलेंसिंग फिगर आने वाली है 2700। तो ऑप्शन ए जो है वो मेरा आंसर निकल कर आएगा 2700। डन। नेक्स्ट है क्वेश्चन,
The outstanding debt at the end of the year are 30,000. A provision of rupees 2,000 is to be made for the debtor. Moreover, 2% discount reserve is also required. The amount of discount reserve required will be. तो ये आपके पास आपने डिस्काउंट रिजर्व जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको याद होगा कि हम बैलेंस शीट में ये सारे ट्रीटमेंट करते थे। इसमें हम क्या करेंगे, आप क्लोजिंग डेटर्स ले लेंगे, 30,000। 30,000 में से लेस क्या कर देंगे हम, प्रोविजन जो ऑलरेडी बना चुके हैं 2,000। अब जो ये लेस करने के बाद 28,000 आया है, इसके ऊपर हम 2% जो है कैलकुलेट करके ये डिस्काउंट रिजर्व की अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो 28,000 का 2% रहता है 560। तो ये मेरे पास आंसर सी आ जाएगा 560। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी इज क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। ऐसे ही लॉस का हमारे पास आया था, अब किसके अंडर आ रहा है, प्रॉफिट वाला आ रहा है। तो ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं और आपको पता होगा कि इसकी ऑप्शन क्या आने वाली है, क्या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आएगा, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट आएगा, कि बैलेंस शीट आएगा। तो आंसर इसका रहने वाला है बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस क्लासिफाइड एज। अगर हम अपना इंश्योरेंस जो है वो एडवांस में ही दे दें तो वो क्या बन के आता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, फिक्टिशियस एसेट और करंट एसेट। तो आंसर रहने वाला है बी, करंट लायबिलिटी। What is the correct sequence of the following action required for the preparation of financial account? जब भी आप फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं तो सीक्वेंस क्या रहता है, फर्स्ट इन लोगों ने दे रखा है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेकिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज। और ये नीचे आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि फर्स्ट पे कौन आएगा, सेकंड पे कौन आएगा, थर्ड पे कौन आएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आप लोगों को श्योरिटी होती है कि फर्स्ट पे ये आएगा या लास्ट में ये आएगा, उसको निकाल लीजिए कीजिए। तो मेरे अकॉर्डिंग सबको ये बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि इसके जो लास्ट में आने वाला है वो रहने वाला है आपके पास प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे लास्ट में हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि सीक्वेंस क्या रहेगा, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेकिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो सी हमारे पास लास्ट है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में ए और सी में दे रखा है ये लास्ट है ना, तो इट मींस या तो ये होएगा या फिर ये होएगा। अब हम इन दोनों के सीक्वेंस देख लेते हैं। इसमें पहला दे रखा है मेकिंग एडजस्टमेंट एंट्री, सॉरी इसमें दे रखा है सेकंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। तो बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट सबसे पहले लेजर बनता है, फिर उसके बाद क्या बनाते हैं हम, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद हम एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इट मींस मेरा आंसर जो रहेगा वो सी रहने वाला है। नेक्स्ट है, while preparing the final account the balance of prepaid insurance should be treated as। तो प्रीपेड इंश्योरेंस को कैसे हम डील करते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और डेफर्ड रेवेन्यू अकाउंट। तो इसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, जितने भी आपके पास प्रीपेड वाले अकाउंट रहते हैं या आउटस्टैंडिंग वाले अकाउंट रहते हैं, ये सारे हमारे पास
कौन से होते हैं? पर्सनल अकाउंट होते हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है any expenditure outstanding at the timing of preparing the final account should appear in। जब भी हम फाइनल अकाउंट बना रहे होते हैं और कोई एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग हो जाता है, लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? एडजस्टमेंट एंट्रीज करी थी हमने, उससे हमें पता है। तो अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता था? थोड़ा सा याद करिए। एक तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते थे और एक ये बैलेंस शीट में एज अ करंट लायबिलिटी आपके पास जाता था। याद आ गया? तो ये आपके पास अब आपने देखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो यहाँ पे आंसर आने वाला है डी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है the general manager of the company gets 10% commission on the net profit of the firm during 2005 the profit of the firm before charging। यहाँ देखिए, यहाँ केस ऑलरेडी दे रखा है। before charging such commission was rupees 10,000। the commission payable to the manager will be, बिल्कुल सेम सम है और यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। तो बस आपको क्या करना है? 10,000 into 10 upon 110, ये आप कैलकुलेट कर देंगे और कैलकुलेट करके आपके पास आ जाएगा 909। ये 110 क्यों आया ये हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑप्शन सी आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है while doing adjustment entry for commission received in advance, तो क्या होगा? कमीशन अकाउंट इज रिसीव्ड, कमीशन अकाउंट इज क्रेडिटेड, कमीशन अकाउंट इज डेबिटेड, कमीशन इन एडवांस अकाउंट अपीयर्स ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कमीशन अकाउंट इज रिसीव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है? एडजस्टमेंट एंट्री करनी है और आपने कमीशन जो है वो एडवांस में ही ले ली है। तो आपके पास यहाँ पे क्या आंसर क्या आने वाला है? तो जब भी कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस होती है तो उस केस में हम कमीशन अकाउंट को क्या कर देते होते हैं? डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे आंसर रहने वाला है हमारे पास सी, कमीशन अकाउंट इज डेबिटेड। Last question of this series, which of the following is not an intangible asset? Again नोट वाला क्वेश्चन है, आप इसको अंडरलाइन करेंगे। कौन सा इंटेंजिबल एसेट नहीं है? गुडविल, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस, पेटेंट, मार्केटिंग राइट। तो इसमें से ये जो प्रीमिलरी एक्सपेंसेस है ये हमारा इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है, इट्स अ फिक्टिशियस एसेट। और एक मैं आपको बोलती हूँ कि एक क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन बन के आता है, तो इट मीन्स गुडविल, पेटेंट, मार्केटिंग राइट इज अ एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। डन? तो ये आज की हमारी सीरीज थी, होप करते हैं आपको पसंद आई होगी। इस तरह से और भी हम आपके साथ सीरीज जो है वो शेयर करेंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।